गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास आरंभ की जाए। आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टनल डायोड। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंजेक्शन डायोड और जीना डायोड बेसिक डायोड की दो किस्में हैं, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। थर्ड ईयर के लिहाज से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको जानने में जरूर आप दिलचस्पी दिखाइए। टनल डायोड को समझने के पहले एक क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस को समझना जरूरी है, इसको हम कहते हैं टनलिंग। तो आज टनल डायोड के इस फिगर को दिखाने के बाद सबसे पहले मैं उस टनलिंग के कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। आप एक कल्पना कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई मोटी सी बुक हो, ट्रांसपेरेंट, कोई इसके ऊपर कवर ना हो, केवल पेजेस हो। जब कंसिडर कर लीजिए कि आपके पास एक डिक्शनरी हो और आपके पास एक टॉर्च हो, और वो एलईडी टॉर्च जैसे होती है उस तरीके की टॉर्च हो, और आप उस किताब के एक तरफ टॉर्च को रखें, बिल्कुल किताब से चिपका कर रखें, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आप ये उम्मीद करते हैं कि किताब चूंकि इतनी मोटी है, दो प्लेन पेपर की बुक है ये, और किताब इतनी मोटी है या कॉपी भी है तो ये जो लाइट है, ये लाइट इस तरफ से उस तरफ नहीं जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर आप किताब की बजाय एक या दो पेजेस लें और फिर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें? यानी कि दो पेजेस लें और टॉर्च को एक तरफ रखकर ऑन करें, तो क्या तब भी लाइट उस तरफ नहीं जाएगी? तो शायद आपका जवाब ये होगा कि नहीं, ऐसा तो इस बार नहीं होगा। इस बार हो सकता है कि लाइट कम ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन जो लाइट है वो थोड़ा बहुत दूसरे तरफ, यानी कि अदर साइड भी जो है लीक करके जाएगी, पहुंचेगी। ऐसा क्या हुआ कि जब नंबर ऑफ पेजेस वर मोर, तब तो लाइट इस तरफ से उस तरफ नहीं गई, और जब नंबर ऑफ पेजेस को आपने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो लाइट इधर से उधर चली गई। एक बात। दूसरा, तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर आर थ्री रीजन्स। एक तो वो जिधर के टॉर्च रखा हुआ है, एक वो जो उसके अदर साइड है, यानी कि कागज के उस तरफ का हिस्सा जिधर की ओर के आप देख रहे हैं कि हाँ लाइट लीक करके पहुंची या नहीं पहुंची, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पेजेस। 400-500 पेज से तो नहीं गई, एक दो पेजेस से तो चली गई। लेकिन एक और रीजन होगा, दैट इज विद इन द पेजेस। तो देयर आर थ्री रीजन्स, 1, 2 एंड 3। तो अगर 1 से 3 में जाना चाहता हो, यानी कि फर्स्ट रीजन जिधर टॉर्च है और थर्ड रीजन जिधर को लीक करके जाना है, तो उसे सेकंड रीजन जिसे कहते हैं पेपर, उससे पास होना होगा। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए अब आपको मैं एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट की बात करता हूं, जिसे कहते हैं टनलिंग। टनलिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वांटम में पढ़ाया जाता है। जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया जाएगा तब भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम यहाँ उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कि हम ये मानते हैं या ज्यूम करते हैं, बिकॉज ऑफ द क्वांटम इफेक्ट, कि टनलिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, वो जो बैरियर है, बैरियर तो आप समझ गए होंगे, पोटेंशियल बैरियर की बात हो रही है। तो पोटेंशियल बैरियर जो डिप्लेशन रीजन की वजह से बना है, उसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में जा सकता है, जबकि आपने अभी कोई सफिशिएंट बाइसिंग न भी की हो तो भी वो जा सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि बाइसिंग भी नहीं की है, डिप्लेशन रीजन भी अभी मौजूद ही है, और फिर भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा सकता है? तो अगर जाएगा, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट दैट इज नोन एज अ टनलिंग करंट। इसको टनलिंग करंट कहते हैं। तो इसका जवाब सबसे पहले तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ढूंढने की कोशिश की जाती है। इन क्लासिकल टर्म्स क्या कहा जाता है कि अगर आपके पास एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट एनर्जी, तो इस बैरियर को क्रॉस करके जाया नहीं जा सकता, नहीं कर पाएंगे इधर से उधर। मतलब एक रीजन से, यानी कि मान लीजिए एन रीजन से इलेक्ट्रॉन को पी रीजन में भेजना चाहते हैं, तो हम नहीं भेज पाएंगे इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट एनर्जी, इनफ एनर्जी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या मानते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, न कि वो केवल पार्टिकल है, बल्कि वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी रखता है। मेरे ख्याल से इस बात को तो आपने केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी कई बार सुना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न केवल पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी रखता है, बल्कि वेव लाइक प्रॉपर्टी भी रखता है। तो अगर ऐसा होगा, तो
अगर वेव लाइक प्रॉपर्टी है तो वेव कभी भी एकाएक एब्रप्टली खत्म नहीं हो जाती, यानी इस रीजन में वेव थी और दूसरा रीजन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद वेव एकदम खत्म उधर क्यों बिल्कुल नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता है। किसी भी वॉल पे, वॉल का मतलब जैसे कि आप आगे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल वेल की वॉल हो सकती है, पार्टिकुलर बॉक्स की वॉल हो सकती है ना, स्टेप जो स्टेप पोटेंशियल बढ़ाया जाता है उसमें वॉल हो सकती है, या बैरियर हो सकता है। सो वहां पर एब्रप्टली यानी एकाएक खत्म होने के बजाय इट डिमिनिशेस ऑफ वेरी क्विकली, मतलब घटती है और बहुत तेजी से घटती है, पर एकाएक जीरो नहीं होती। ये बात दिमाग में रखिएगा। और इसके आगे का हिस्सा आपको कभी न्यूक्लियर फिजिक्स में जरूर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे ये संभव है, यहाँ इस जब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे हैं तो कैसे संभव हो पाता है, जबकि डिप्लीशन रीजन तो है ही, वो तो खत्म नहीं हो जाएगा अगर आप इंजेक्शन बनाएंगे तो उसका जवाब ये है कि इफ बैरियर इज क्वाइट थिन, काफी थिन हो, तो ये बात तो उन्होंने जीनर में भी कही थी कि वहां भी थिन है, वहां भी हमने डोपिंग हाई रखी हुई है तो थिन है। तो इसका मतलब यहाँ कहना है कि काफी थिन हो, यानी कि जीनर डायोड के कंपैरिजन में भी और ज्यादा थिन हो अगर बैरियर, तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब कि किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए रीजन, तो रीजन 1 में तो है ही, मान लीजिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर वाले सेक्शन में तो है ही है, क्या वो पी में जाएगा तो कहेंगे नहीं जाएगा, तो कहेंगे वहां क्या बोलेंगे, वहां प्रोबेबिलिटी हो गई 0, और रीजन 1 में तो प्रोबेबिलिटी रहेगी पर रीजन 3 में 0। लेकिन ये क्या करेगी, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो 0 नहीं होगी, बल्कि दैट विल एक्सटेंड टू द नेक्स्ट रीजन, यानी वहां भी थोड़ी कम ही सही बैरियर के पार भी उस पार्टिकल के, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। कंडीशन क्या है, बैरियर इज थिन। तब सवाल यहाँ से कैसे, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो उसका जवाब ये है कि एक्चुअली टनलिंग इफेक्ट में यही बताया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, इसमें यही बताया जाता है कि चाहे बहुत थोड़ी सी ही सही, पर देयर विल बी प्रोबेबिलिटी कि सम ऑफ द पार्टिकल विल मूव थ्रू एंड अपीयर ऑन द अदर साइड, कि कुछ ना कुछ पार्टिकल एक से उधर चले जाएंगे और उधर की ओर नजर आएंगे। और अगर ऐसा हो पाए, अगर ऐसा हो पाएगा कि नहीं वो तो हम आगे भी देखेंगे, हो पाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं टनलिंग, ठीक। और ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा लिए हो पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वेव और पार्टिकल दोनों तरह का नेचर रखता है, ठीक। तो टनलिंग एक वेव लाइक नेचर होने की, इफेक्ट होने की वजह से होता है। अब इस बात को थोड़ा कुछ इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि दाईं तरफ से स्टार्ट कीजिएगा और बाईं तरफ की बात करेंगे कि राइट साइड में एक ऑर्डिनरी पी इंजेक्शन डायोड है, मान लीजिए इस साइड में इलेक्ट्रॉन है, एन सेक्शन मान लीजिए किस तरफ की ओर है ना, ये एन सेक्शन रीजन है जहां मैं कर्सर को रोटेट कर रहा हूँ, ये एन सेक्शन है, बीच में ये डिप्लीशन रीजन है और बैरियर पोटेंशियल की वजह से ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस नहीं करेगा, और इधर की ओर पी सेक्शन है। तो क्वेश्चन ये है, क्या एन सेक्शन से पी सेक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस करते हुए जा सकता है एक ऑर्डिनरी पी इंजेक्शन डायोड में? तो जवाब ये है कि देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, ऊपर देखिए पढ़िएगा, इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा, यानी बैरियर पोटेंशियल यानी वीबी, बैरियर पोटेंशियल से अगर ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन के पास तो चला जाएगा, बैरियर को क्रॉस करके एन रीजन में चला जाएगा, सॉरी पी रीजन में चला जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बैरियर पोटेंशियल से कम हो तो वो कतई पार नहीं कर सकता, इस बैरियर को पार नहीं कर सकता। ये जो अप्रोच है इसको कहते हैं क्लासिकल अप्रोच। अब जरा क्वांटम अप्रोच की बात करते हैं। क्वांटम अप्रोच क्या कहता है कि क्वेश्चन तो वही है कि क्या एन सेक्शन से पी सेक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा डिफरेंट है। टनल डायोड नहीं, इस बार आप ऑर्डिनरी पी इंजेक्शन डायोड की बात नहीं कर रहा हूं, टनल डायोड में ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन बहुत ही थिन होता है। तो बहुत थिन होने की वजह से देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में बैरियर को क्रॉस करके तो नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम है तो कैसे क्रॉस करके जाएगा, तो क्रॉस ओवर करके तो नहीं जाएगा, पर उसके थ्रू टनल, टनल का मतलब समझते हैं ना, सुरंग, उसको टनल करके चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है, बैरियर को सुरंग कैसे कर सकता है, सुरंग कैसे बना सकता है? इसीलिए देखिए टनल डायोड को हम लोग कई बार कहते हैं सुरंग डायोड, और
जो इफेक्ट है, जिस इफेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, टनलिंग इफेक्ट कह रहे हैं, वो कहते हैं सुरंगन प्रभाव। अब हिंदी की किताब में पढ़ेंगे तो ऐसा शब्द आएगा वहां पर। आल्दो मुझे लगता है कि टनल सबसे आप सब परिचित हैं, तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो भी बताया जा रहा है। तो इस बात को समझाने के लिए जो पीछे वाली फिगर थी वो एक्चुअली पर्याप्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम क्या मान के चल रहे हैं, देखिए बॉल्स के जैसा दिखा, यानी पार्टिकल मान के चल रहे हैं। तो पार्टिकल मान के चल रहे हैं, तो ये कहना कि बैरियर को पार्टिकल पेंट्रेट करके चला जाएगा, ये सुनने में थोड़ा ऑड सा लगता है। ठीक है, तो जरा हम वेव मान के चलें। थोड़ा सा पहली वाली फिगर में और दूसरी वाली फिगर में एक थोड़ा अंतर है। यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने दोनों फिगर खुद ड्रॉ नहीं किए, आई हैव अडॉप्टेड फ्रॉम समवेयर। तो वो जो फिगर पहले दिखाई गई थी उसमें इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहा था, ठीक। और जो मैं अब ये फिगर दिखा रहा हूँ इसमें इलेक्ट्रॉन को मैं लेफ्ट से राइट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी रीजन जो 1 जो था पहले वाली फिगर में, रीजन 1 राइट में था, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ था, राइट दाईं तरफ था। और ये अब जो मैं फिगर दिखा रहा हूँ उसमें रीजन 1 लेफ्ट में। इतना ही अंतर है, बाकी सब डिस्कशन एक ही। तो बनाते समय फिगर ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ओके, इसे डिस्कशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक रीजन में वेव लाइक नेचर के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो जब वो किसी वॉल पे, वॉल कौन सा, पोटेंशियल बैरियर के वॉल पे पहुंचेगा, तो वहां पे खत्म नहीं हो जाएगा, यानी इसके बाद वेव ना हो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, वेव विल डिमिनिशेस, मतलब बहुत तेजी से घटेगा। देख रहे हैं कितना तेजी से घटा, और बहुत तेजी से घटते हुए विद इन बैरियर जीरो हो जाएगा, बैरियर के अंदर ही वो जीरो हो जाएगा। तो अगर बैरियर के अंदर ही जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, फिर तो वो बाहर की ओर निकल नहीं पाएगा, यानी कि रीजन 3 में नहीं जा पाएगा। रीजन 3 किसे कह रहे हैं, ये जिसमें आपने वेव दिखाया अच्छा खासा, ये रीजन 1 है। ये जो बैरियर में दिखाया आपने ग्रे कलर से, दिस इज द रीजन 2। और रीजन 3 ये दाईं तरफ राइट साइड में। तो रीजन 3 में देखिए वेव नहीं निकल पाया। इसका कारण क्या था, को कारण ये था कि ये ऑर्डिनरी पी जंक्शन डायोड की फिगर एक तरीके से है, और यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है इसकी मोटाई, जो थिकनेस है वो सफिशिएंट है, जिससे कि ये वेव विद इन दैट रीजन ही घटते घटते जीरो हो जाए, इतनी पर्याप्त है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि इस डिप्लीशन रीजन की थिकनेस को हम घटा दें, कुछ करें कैसे, आप जानते हैं बाय डोपिंग। आप डिप्लीशन रीजन थिन से थिन और थिन बनाया जा सकता है, तो आप उसको घटा दें, रिड्यूस कर दें। अब नीचे वाली फिगर को देखिए, अब डिप्लीशन रीजन की थिकनेस घट गई। वही वेव है जो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर शो किया जा रहा है, ठीक है, करेक्ट। और ये वेव देखिए यहाँ तक पहुंचती है और फिर रिड्यूस होने लगती है, घटने लगती है। लेकिन इसके पहले कि ये घटकर जीरो हो जाए, जीरो हो जाएगी तो फिर तो रीजन 3 में नहीं जाएगी, रीजन 2 में ही जीरो हो जाए, यानी विद इन डिप्लीशन रीजन ही जीरो हो जाए। इसके पहले डिप्लीशन रीजन तो खत्म हो गया, इतना थिन था, और ये जीरो अभी हो नहीं पाया। तो जीरो नहीं हो पाया तो क्या हुआ कि जब वो रीजन 3 में निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन विल रीगेन इट्स वेव नेचर, फिर से इसको वेव नेचर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दिस टाइम आप गौर कर रहे होंगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विल नॉट बी सेम। फ्रीक्वेंसी की तो यहाँ बात नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कोई फ्रीक्वेंसी की बात नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन द एम्पलीट्यूड, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, एम्पलीट्यूड घटने का मतलब क्या हो गया, एनर्जी विल रिड्यूस, एनर्जी जरूर घट जाएगी उसकी, लेकिन रीजन 1 से रीजन 3 में चला गया, और ये रीजन 2 में रिड्यूस हुआ। ऐसा नहीं कि रीजन 2 का कोई प्रभाव नहीं हुआ, घटा, लेकिन रीजन 2 इतना वाइड नहीं था कि घटते हुए जीरो हो जाए। एक चीज और नोटिस कर दीजिए, आल्दो मैं इसको आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा जाता है, कि आप रीजन 2 में, जिसके यानी पोटेंशियल बैरियर वाला जो रीजन है, रीजन 2 में देखिए ये जो रिड्यूसिंग कर्व बनाया गया हुआ, ये जानते हैं किसको फॉलो कर रहा है, ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व है, क्योंकि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपको पढ़ाया जाएगा वहां पर जब आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, कि ट्रांसमिशन की कोफिशिएंट से मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी, कितना प्रोबेबिलिटी। तो दैट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी इज प्रोपोर्शनल टू e raised to power minus lambda t, ठीक है, t is the thickness। तो माइनस e raised to power माइनस है, तो मैं बाकी चीजों को डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस एक्सपोनेंशियल माइनस है, इस वजह से डिक्रीजिंग नेचर है, और प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल है, इसलिए देखिए कर्व एक्सपोनेंशियल, यानी यहां पर तो साइनसॉइडल वेव दिख रहा है आपको, ठीक, लेकिन विद इन द बैरियर इट इज एक्सपोनेंशियल नेचर चेंज। एंड रीजन 3 में क्या होगा, देखिए रीजन 3 में अगेन साइनसॉइडल, तो रीजन 1 में साइनसॉइडल, रीजन 3 में साइनसॉइडल, बट विद इन द रीजन 2
जो कर्व होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। ड्रॉ करते समय भी ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज भी इसका डेरिवेशन वगैरह आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको जब बीटा डीके पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। ओके, सो ये सारा डिस्कशन मैंने आपको कर दिया है कि डिमिनिशेस ऑफ वेरी क्विकली एक्सपोनेंशियली, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए कि बैरियर की जो थिकनेस है वो बहुत कम होनी चाहिए। एक आइडिया देने के लिए कितनी कम होनी चाहिए, तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। नैनोमीटर आप जानते हैं अब बिलियन टाइम लेसर देन अ मीटर, है ना। करीब 10 लाख गुना कम होना चाहिए, तब ये होगा। ओके, तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक रीजन से दूसरे रीजन में चला गया तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मींस फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द बैरियर ड्रॉप ऑफ एक्सपोनेंशियली विद द बैरियर थिकनेस, है ना। जैसे जैसे बैरियर की थिकनेस आपकी घटेगी, करंट थ्रू द बैरियर आल्सो ड्रॉप ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक, सो टनलिंग इफेक्ट अगर जब हमने समझ लिया है, अगर अब हम टनल डायोड की बात कर सकते हैं। तो टनल डायोड में टनलिंग हो उसके लिए क्या जरूरी है कि इसकी थिकनेस कम हो। थिकनेस के लिए क्या जरूरी है, इट शुड बी हैवीली डोप्ड, इसकी डोपिंग काफी की जाए, पी जंक्शन से ज्यादा की जाए, जीनर डायोड से भी ज्यादा की जाए, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस। इसमें एक प्रभाव होता है पी इंजेक्शन डायोड में जो कि नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस एज द वोल्टेज इंक्रीजेस। यानी कि अगर आप फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स की बात नहीं हो रही है, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे, आपको क्या होता था फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते थे तो करंट बढ़ता था, एक्सपोनेंशियली बढ़ता था। यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ऐसे रीजन आएगा जिसमें जब वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करेगी, घटेगी। एंड दिस स्पेशल प्रॉपर्टी, इसी वजह से तो टनल डायोड की महत्व दिया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस विद द वोल्टेज इंक्रीज, है ना। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द टनलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट, क्योंकि करंट जो है टनलिंग करता है। और क्यों घटता है उसका हमने अभी बताया कि करंट थ्रू द बैरियर ड्रॉप ऑफ एक्सपोनेंशियली, घटता है एक्सपोनेंशियली विद द बैरियर थिकनेस, बैरियर की थिकनेस को घटाने के साथ घटता है। ओके, इसका इस्तेमाल फास्ट स्विचिंग डिवाइसेस के तौर पे कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स, आपके लैब में तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स नहीं है, लेकिन मेगा हर्ट्ज एंड उससे भी ज्यादा, अगर आप गीगा हर्ट्ज में अगर ऑसिलेटर बनाना चाहते हैं, एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, ऑसिलेटर इज एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ द एम्पलीफायर, सो बनाना चाहते हैं तो आपको टनल डायोड की जरूरत पड़ेगी। इसका नाम इसाकी डायोड भी है, जैसे वहां जीनर डायोड है। यहाँ भी कोशिश की गई कि एक साइंटिस्ट थे लियो इसाकी, जिन्होंने इस इफेक्ट को पहली बार देखा और उनके काम पर इसका नाम इसाकी डायोड भी रखा, लेकिन ये बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया, उनकी बदकिस्मती है। जीनर का नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, ये प्रभाव के नाम पे ज्यादा जाना जाता है टनल डायोड, ना कि इस प्रभाव को देखने वाले इसाकी के नाम पे इसाकी डायोड नहीं कहा जाता। ठीक, सो टनल डायोड को किस तौर पे हम जानते हैं, पी इंजेक्शन डायोड को कहते हैं कि भाई वो तो रेक्टिफिकेशन करता है, जीनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेशन करता है। तो टनल डायोड किस लिए करता है, आपको जैसे वाइवा का क्वेश्चन होता है ना, छोटा छोटा जवाब जिसका होना चाहिए, टनल डायोड किस लिए होता है, दिस इज कॉमनली यूज्ड फॉर नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस का क्या मतलब हुआ, आप ओम लॉ भी अगर दिमाग में लगाएं, तो ओम लॉ इलेक्ट्रिकल के लिए होता है, यहाँ के लिए नहीं, वो चालक के लिए होता है, जिससे मैं कंडक्टर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो टनल डायोड को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों कहते हैं, कि वहां पे हमने ओम्स लॉ में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, और अगर आप डायोड इक्वेशन भी याद करिए तो मोर और लेस V और I के बीच में इनवर्सल प्रोपोर्शनलिटी होती है, ऑल्दो एक्सपोनेंशियल का भी एक टर्म होता है। लेकिन यहां बात कर रहे हैं इनवर्सली, यानी कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा। तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट घटना का मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट ए पॉजिटिव रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस। इस वजह से टनल डायोड को हम इतना महत्व देते हैं, और मोस्टली इसीलिए इस्तेमाल होता है जहां पे हमको नेगेटिव रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, वहां पे एज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक बार बार कह रहे हैं कि इसका डिप्लीशन रीजन बहुत थिन होना चाहिए, विथ बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो उसके लिए हमको हाई डोपिंग करनी पड़ेगी। तो एक आइडिया दें कितनी कितनी हाई डोपिंग करें आप, तो उसका एक आइडिया है कि 10⁻24 टू 10⁻25 पर मीटर क्यूब, मतलब एटम्स पर मीटर क्यूब आपको जो है इसके अंदर डोपिंग करनी चाहिए, अगर सिलिकॉन में आप कोई मिलाते हैं तो इससे क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ काफी स्मॉल हो जाएगी। जो करंट वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रा करेंगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे जब टनल डायोड का, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको नेगेटिव स्लोप रीजन मिलेगा, मतलब कि फॉरवर्ड बायस को जब अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घटेगा। आमतौर पे
टनल डायोड जर्मेनियम का बनाया जाता है, ज्यादा पॉपुलर है, आप लैब में भी कहीं देखेंगे तो आपको जर्मेनियम का ही मिलेगा, इसलिए थोड़ा महंगा भी आता है टनल डायोड। लेकिन देयर आर अदर मटेरियल्स व्हिच कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द टनल डायोड, लाइक गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम एंटीमोनाइड, और सिलिकॉन का भी बनाया जाता है, बट दैट इज नॉट मोर दैट मच सक्सेसफुल, लेकिन कुछ पर्पजेज में उसको भी इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ फ्यू फिगर्स, although मेरे पास टाइम तो थोड़ा कम ही बचा है, इवन देन देयर आर फ्यू फिगर्स। आप देख रहे होंगे कि टनल डायोड, देखने में तो आपको लग रहा है तो पी जंक्शन डायोड जैसा ही है, तो ऑब्वियसली सिर्फ डायोड, तो डायोड जैसा ही दिखेगा। पी सेक्शन लेफ्ट साइड, एन सेक्शन राइट साइड, बीच में डिप्लीशन रीजन। फिगर जरूर एक जैसा ही है, क्योंकि हमें सारी चीजें दिखानी होती हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेरे ख्याल से सबको आप पहचान रहे होंगे कौन फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन सा होल है, कौन किस तरफ ज्यादा होगा कम होगा, है ना। यहाँ देखिए ये कम एक ही दिख रहा है, बाकी सारा, लेकिन बीच में डिप्लीशन रीजन दिखाना ही हमें है। लेकिन यहाँ पर मेंशन जरूर कर दिएगा थिन डिप्लीशन रीजन, क्योंकि हाई डोपिंग हमने की है, इस वजह से थिन डिप्लीशन रीजन। लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर आपको एक सिंबल भी दिख रहा होगा, ये भी पी जंक्शन डायोड से मिलता जुलता है। पहले भी हमने बताया कि सभी डायोड के सिंबल एक ही जैसे लगते हैं, सिवाय इसका जो कैथोड होता है, कैथोड को थोड़ा बहुत हम चेंज करते हैं। याद है आपको जीनर डायोड में इसको हमने जेड शेप का बनाया था, इस बार ये एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट की तरीके से इसका शेप है। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट वन साइडेड, एक तरफ का, दोनों तरफ का एक साथ नहीं, उस जैसा इसका शेप है। तो एनोड तो वैसे ही है, कैथोड ही, तो ये दिस इज द सिंबल ऑफ द टनल डायोड। आई होप ये दो चीजों से तो परिचित होंगे, तो सिंपल था। अब बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक को आप पहले दाईं तरफ वाला देखिएगा, फिर बाईं तरफ वाला देखिएगा। आपको थोड़ा सरप्राइज होगा कि सर दो कैरेक्टरिस्टिक क्यों दिखा रहे हैं एक बार में, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नेट पे नहीं मिली जो कि एक साथ पूरी बात कहती हो, तो मुझे दो का इस्तेमाल करना पड़ा। चलिए पहले आप राइट साइड वाले ही बात करें। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसी की इंपॉर्टेंस है। जैसे जीनर डायोड में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की इंपॉर्टेंस है, तो हम फॉरवर्ड को इग्नोर करते हैं। यहाँ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम रिवर्स को इग्नोर करते हैं। पर एक बार चर्चा तो करनी चाहिए ना, तो मोस्टली बुक्स में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की चर्चा नहीं है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक। राइट साइड की कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर टनल करंट है, और जो है एक्स एक्सिस पर वोल्टेज अप्लाइड है, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज है। तो पहले ये जो डैश लाइन का कर्व है एक्सपोनेंशियली, आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर का, इसको गौर कीजिए, ये क्या है, ये वो एक ऑर्डिनरी पी जंक्शन डायोड का कर्व है, जो अगर हम उसी जर्मेनियम का बनाए होते तो ऐसा बनता, ठीक। लेकिन अब ये ब्लू कर्व को ध्यान दीजिए, ये टनल डायोड का, जिसको हमने हैवली डोप्ड किया है, उसका कर्व है, ठीक है। तो उसके कर्व में उसमें क्या फर्क पड़ गया, नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही हमने वोल्टेज को, ब्लू वाले कर्व को ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वोल्टेज को जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, बहुत ही थोड़ा सा, इंजेक्शन डायोड में तो करंट फ्लो ही नहीं करती, लेकिन इसमें एक्सेसिव करंट फ्लो कर रही है, देख रहे हैं आप। और बहुत जल्दी ये अपने पीक करंट वैल्यू को प्राप्त कर जाता है, जिसको हम लोग कहते भी हैं पीक करंट, और वोल्टेज इसके जो करस्पॉन्डिंग होता है उसका वोल्टेज है पीक वोल्टेज, यानी वीपी एंड आईपी। तो आईपी इज द पीक करंट एंड वीपी इज द, ये सारे टर्म दिमाग में रखिएगा, वीपी इज द पीक वोल्टेज। लेकिन उस पीक के पास पहुंचने के बाद फिर ये फर्दर और नहीं बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ता आगे बात करेंगे। इसके बाद वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, परंतु करंट रिड्यूस होने लगता है, जिसकी चर्चा बार बार की जा रही है, रिड्यूस होने लगता है, एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होने लगता है, और भी कर रहे होंगे। और इस रीजन को देखिए शेड किया गया है, इसको कहा गया दिस इज द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, आर के आगे एक माइनस लगा दिया गया है। ये इसका अगर आप इस एरिया का अगर आप स्लोप निकालें, और तो रेजिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि करंट इज रिड्यूसिंग ऑन इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल। तो ये अपने एक मिनिमम वैल्यू को प्राप्त कर जाएगा, और ये जो मिनिमम वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज, उसको बोलेंगे वी वी, दैट इज वैली वोल्टेज। वैली वो पीक है, ये वैली है, पहाड़ों के जैसा हिसाब किताब है यहाँ पर। और इसके करस्पॉन्डिंग करंट को क्या बोलेंगे, वैली करंट, ठीक। यहाँ तो क्लियर हो गया। उसके बाद भी अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो ये बिल्कुल एक साधारण पी एन जंक्शन डायोड की तरीके से एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, और अल्टीमेटली उसी कर्व को फॉलो करने लग जाएगा, जो कि एक पी एन जंक्शन डायोड का कर्व सामान्यता होता है, उसी को ही फॉलो कर जाएगा। तो ये रीजन कोई हमारे लिए विशेष इंटरेस्ट का नहीं है, क्योंकि तो ऐसा तो पी जंक्शन डायोड में भी होता है, ठीक।
हमारे यानी कि इस कर्व के 3 हिस्से हो गए, एक इंक्रीजिंग पार्ट, एक डिक्रीजिंग पार्ट और एक पी इंजेक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। तो हमारे लिए इंक्रीजिंग का तो है इंपॉर्टेंस, लेकिन कहीं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, ये जो सेकंड रीजन है जिसको कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, इसी की इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब ये बाई तरफ वाला जाइए, इसमें बाई तरफ वाली फिगर में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, मैंने बता ही दिया है। सिर्फ रिवर्स वाला पोर्शन देखिए जिसमें एक स्ट्रेट लाइन दिखा हुआ है, इसके अंदर रिवर्स जब बायस करते हैं आप टनल डायोड को, दैट एक्ट्स लाइक ए कंडक्टर। ये बड़ा स्पेशल बात है, मोस्टली बुक्स में मेंशन नहीं किया जाता है। दैट फॉलो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कोई एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन नहीं, जीनर में जैसा बनता था या पी इंजेक्शन डायोड में जैसे बनता था एक्स एक्सिस के पैरेलल, जीनर में बनता था कि पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल फिर वाई एक्सिस के पैरेलल, है ना, बिल्कुल नी की तरीके से। ऐसा कुछ नहीं, आपने पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ी, और बढ़ाया और करंट बढ़ी, और बढ़ाया और करंट बढ़ी, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो नेगेटिव सॉरी रिवर्स बायसिंग में ये बिल्कुल जस्ट एक्ट लाइक ए कंडक्टर। क्यों, इसके बारे में डिस्कशन थोड़ी देर बात करेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, जब आप उसको डिस्कस कर लेते हैं, आगे बाकी चर्चा हम लोग बायसिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। खूबी क्या है कि ड्यू टू द हाई डोपिंग एंड वेरी थिन डिप्लीशन रीजन, जो बहुत ही कम हो जाता है, तो जो कंडक्शन बैंड ऑफ द एन टाइप मटेरियल ओवरलैप विद द वैलेंस बैंड ऑफ द पी टाइप मटेरियल। सोचिए वैलेंस बैंड कहाँ होता है, नीचे होता है, और कंडक्शन बैंड कहाँ होता है, ऊपर होता है। जब आप पी इंजेक्शन डायोड बनाते हैं पहली बार, तो वो थोड़ा सा अपने आप को रिप्लेस करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि कंडक्शन बैंड एन टाइप का वैलेंस बैंड पी टाइप के एकदम आमने सामने आ जाए। पीछे वाले फिगर ले जाकर लाकर देखिएगा, एकदम आमने सामने आ जाते हैं, थोड़ा नहीं आते, थोड़ा सा एक दूसरे से ऊपर रहते हैं। कंडक्शन बैंड हमेशा, चाहे इसका हो खुद पी का हो या दूसरी तरफ एन का हो, एक जो वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ कैसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। इस फिगर से देखिए परिचय कर लीजिए। आपको इसके पहले जितने भी मैंने फिगर दिखाई थी, उसमें हमने कंडक्शन बैंड का बॉटम, जिसे रेड कलर के अभी भी दिखा रहा हूं मैं, स्मूथ लाइन से थिक लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है। कंडक्शन बैंड का बॉटम ये पी साइड हो गया, ये डिप्लीशन रीजन के अंदर हो गया, ये एन साइड में हो गया कंडक्शन बैंड का बॉटम, और वैलेंस बैंड का टॉप ये पी साइड में हो गया, ये डिप्लीशन रीजन में हो गया, और ये एन साइड में हो गया। इसी के आधार पे यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ EVN, है ना, यानी कि वैलेंस बैंड का टॉप है और एन साइड में, और इधर क्या लिखा हुआ है EVP, क्योंकि पी साइड में। ऐसे ECP और ECN। ठीक, साथ में चूंकि अभी बाइसिंग नहीं करी हुई है, तो आपको फर्मी लेवल भी दिखाई पड़ रही होगी, जो थ्रू आउट P to N एक ही जैसी होगी, एक ही लेवल पे होगी भी, आपको याद होगा अनबायस्ड जब तक रहता है डिप्लीशन रीजन, पूरे रीजन पी साइड एन साइड डिप्लीशन रीजन एक ही लेवल पर होती है। तो चाहे उसे आप EFP कह दीजिए, चाहे EFN कह दीजिए, चाहे सिर्फ EF कहिए, फर्मी लेवल एक ही बात है। लेकिन इस फिगर में और पहले की दिखाई फिगर में एक अंतर है, यहाँ पर हमने कंडक्शन बैंड का बॉटम ही नहीं टॉप भी दिखाया हुआ है, ऊपर डॉटेड रेड लाइन से दिखाया हुआ है, यानी इतना जो है पूरा बैंड हो गया, इधर भी इतना ये बैंड हो गया, है ना। इसी तरीके से वैलेंस बैंड को भी ब्लू डॉटेड लाइन से वैलेंस बैंड का बॉटम दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पूरा वैलेंस बैंड हो गया, बैंड तो चौड़ाई होगी ना, ये पूरा बैंड हो गया। इसके पहले कभी पी इंजेक्शन डायोड में ऐसा नहीं करके दिखाया था, लेकिन यहाँ दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत है, ठीक है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इधर की ओर इंक्रीज करेगी और होल की एनर्जी इधर की ओर डिक्रीज करेगी, एंड दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। और ये जो येलो कलर से डॉटेड दिख रहा है, ये जंक्शन। इसके आगे के डिस्कशन में हम एनर्जी लेवल डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम किस स्टेट में हैं कि अभी हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया और कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, V0 I is 0। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और करंट बढ़ेगा, लेकिन जब तक अनबायस किया हुआ है, बिकॉज ऑफ द जो क्या कहते हैं, जब तक हमने अनबायस किया हुआ है और बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द कंडक्शन बैंड, है ना, एन साइड में, और वैलेंस बैंड इन पी साइड, क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ ज्यादा, आप देख रहे हैं दूरी है ही नहीं ना, इनके इसके बीच में कहाँ दूरी, एकदम आमने सामने है, इसका कंडक्शन है, इसका ये वैलेंस आमने सामने। तो कुछ इलेक्ट्रॉन टनल करके इधर की ओर जा सकते हैं, एन से पी में जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ होल वो बाएं से यानी पी साइड से एन साइड में आ सकते हैं। पर चूंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो होल करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन करंट
सो नेट करंट इज 0, देयरफॉर आपको अभी फॉरवर्ड बायस में कोई करंट नजर नहीं आ रही। ठीक है, सो इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। टाइम तो नहीं बचा है कि आप सवाल पूछ सकें, फिर भी यू कैन ट्राई। इसके बाद फॉरवर्ड बायस मुझे आपको पढ़ाना है, रिवर्स बायस पढ़ाना है। मैं आपको इसी फिगर की मदद से पढ़ाऊंगा, इसलिए इस फिगर को बिल्कुल मन में बसा लीजिए आप, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।